नमस्ते। जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे बस्तर के काकतीय वंश या उसी को हम क्या कहते हैं, चालुक्य वंश, इसके बारे में। ठीक है। तो इसकी सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में वारंगल का काकतीय राजा गणपति था। तो 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कौन थे? वारंगल के काकतीय राजा थे गणपति, जो पुत्रविहीन थे। किंतु उनकी दो पुत्रियां, कौन कौन दो पुत्रियां? यहाँ थे रुद्रम्मा और गणपाम्बा। ठीक है, ये दो पुत्रियां थी। गणपति ने अपनी पुत्री रुद्रम्मा का विवाह किनके साथ किया था? चालुक्य के जो राजा हैं वीरभद्रेश्वर, इनके साथ किया था और इनका उत्तराधिकारी उन्हें नियुक्त किया। रुद्रम्मा ने सन 1261 से लेकर 1293 तक वारंगल राज्य में शासन किया, किंतु दुर्भाग्यवश इनका कोई भी पुत्र नहीं हुआ और उनकी एक पुत्री ममडम्मा थी, जो कालांतर में बाद में इनका विवाह चालुक्य वंश से संबंधित एक राजा महादेव नामक व्यक्ति से हुआ था और इनसे उनके दो पुत्र हुए, प्रताप रुद्र देव और अन्नम देव, ये हुए। और एक पुत्री जिनका नाम था रैला देवी, जो आज बस्तर दशहरा में इनके नाम पर पूजा होता है। रैला पूजा के नाम से इनकी पूजा की जाती है। ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट कहाँ हुआ है? अभी एक्चुअल में यहाँ छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना नहीं हुई है। अभी स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में वारंगल के काकतीय राजा कौन थे? गणपति थे, जो पुत्र विहीन थे, लेकिन उनकी दो पुत्रियां थी, रुद्रम्मा और गणपाम्बा। ठीक है। तो उनमें से जो रुद्रम्मा थी, उनका विवाह चालुक्य की जो नरेश है वीरभद्रेश्वर से हुआ था और उनका कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं था, है ना। मतलब इन्हें ही अपना उत्तराधिकारी उन्होंने नियुक्त किया। तो रुद्रम्मा ने कब से कब तक? 1261 से लेकर 1293 तक वारंगल राज्य में शासन किया। अभी भी यहाँ वारंगल में शासन किया, छत्तीसगढ़ का कोई भी उल्लेख नहीं है। किंतु दुर्भाग्यवश इनका भी कोई पुत्र नहीं हुआ, केवल एक पुत्री ममडम्मा थी और इनका विवाह, ममडम्मा का विवाह किससे हुआ? चालुक्य वंश के राजा महादेव नामक एक व्यक्ति थे, उनसे हुआ। ठीक है। और इनसे फिर दो पुत्र हुए, कौन? प्रताप रुद्रदेव और अन्नम देव, और एक पुत्री हुई रैला देवी। तो अब यहां से स्टार्ट होगा आपका छत्तीसगढ़ में किसका? काकतीय वंश का शासन। तो यहां देख रहे हैं आप अन्नम देव। तो यही जो अन्नम देव है, देखिए प्रताप रुद्रदेव ये बड़े भाई हैं और अन्नम देव छोटे भाई। जनरली हमने क्या देखा है, जब हम छत्तीसगढ़ के राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो बड़े भाई होते हैं वो जो मेन, जैसे हमने कलचुरी प्रशासन देखा, कलचुरी देखा, तो जो बड़े भाई हैं वो त्रिपुरी चले गए, है ना। फिर उनकी शाखा से जो बचे वो रतनपुर आ गए। उसी तरीके से ये जो प्रताप रुद्रदेव है, ये भी क्या करेंगे, जो वारंगल है इनको संभालेंगे। ठीक है, वारंगल को संभालेंगे। लेकिन फिर अन्नम देव कहाँ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके छत्तीसगढ़ में, है ना। और छत्तीसगढ़ में आएंगे तो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक भी कौन कहलाएंगे? अन्नम देव। ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं वारंगल के काकतीय वंश के बारे में। तो वारंगल में काकतीय वंश था, ये तो हमको पता चल गया, जिनके राजा थे कौन? राजा गणपति। राजा गणपति की दो पुत्रियां थी, एक रुद्रम्मा और एक गणपाम्बा। ठीक है। अब रुद्रम्मा देवी का विवाह किनके साथ हुआ था? वीरभद्रेश्वर के साथ हुआ था। फिर इनसे एक फिर से पुत्री हुई, जिनका नाम था क्या? ममडम्मा। और ममडम्मा का विवाह चालुक्य शासक महादेव से हुआ। फिर जब चालुक्य शासक महादेव से हुआ तो ममडम्मा और महादेव के दो पुत्र, दो पुत्र और एक पुत्री, है ना, ये एक पुत्री हुई। तो जो पहले पुत्र थे कौन? प्रताप रुद्र देव। ये प्रताप रुद्र देव ये रुद्रमा देवी के कौन थे? उत्तराधिकारी थे।
और अन्नम देव ये कौन थे? ये छत्तीसगढ़ में चालुक्य वंश के संस्थापक हुए। तो मुख्य क्या है, जब हम सीजीपीएससी और व्यापम का एग्जाम दिलाते हैं तो मुख्य हमारे लिए कौन है? मुख्य है अन्नम देव। ठीक है, क्योंकि अन्नम देव ने ही छत्तीसगढ़ में चालुक्य वंश या काकतीय वंश की स्थापना की और ये इनके संस्थापक रहे। फिर एक उनकी पुत्री हुई, किनकी पुत्री? चालुक्य वंश में ममडम्मा और महादेव की एक पुत्री हुई जिनका नाम था क्या? रैला देवी। तो रैला देवी जो थी ये इनके नाम पर ही बस्तर दशहरा के समय रैला पूजा किया जाता है ना, रैला पूजा के नाम पर इन्हें पूजित किया जाता है। तो ये था स्टार्टिंग आपके वारंगल के काकतीय वंश। वारंगल के काकतीय वंश से ये आए कौन? राजा गणपति। राजा गणपति की दो पुत्रियां रुद्रम्मा और गणपाम्बा। फिर अब देखना, रुद्रम्मा का जो ये गणपाम्बा का कोई भी उल्लेख हमें नहीं मिला है। अब जो पूर्वज मतलब अब जो नीचे वाले आएंगे वो किनके ये है? रुद्रम्मा के हैं। तो की रुद्रम्मा रुद्रम्मा का विवाह भद्रेश्वर से, रुद्रम्मा की पुत्री ममडम्मा, ममडम्मा का विवाह महादेव से, फिर महादेव और ममडम्मा का पुत्र प्रताप रुद्र देव और अन्नम देव और एक पुत्री रैला देवी। तो रैला देवी के नाम से ही रैला पूजा किया जाता है बस्तर दशहरा के टाइम। अन्नम देव ये हुए छत्तीसगढ़ में चालुक्य वंश या काकतीय वंश के संस्थापक और रुद्र प्रताप देव ये है रुद्रम्मा देवी के उत्तराधिकारी हुए। चलिए अब आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब देखिए, चूंकि रानी रुद्रम्मा पुत्र विहीन थी इसलिए उसने अपनी पुत्री के बड़े पुत्र दौहित्र प्रताप रुद्र देव को गोद ले लिया। इसके बाद प्रताप रुद्र देव रानी रुद्रम्मा की मृत्यु के पश्चात वारंगल के काकतीय वंश की राजगद्दी पर बैठे। दत्तक नियमों के अनुसार प्रताप रुद्र देव चालुक्य होते हुए भी काकतीय शासक कहलाए, किंतु उनका अनुज छोटा भाई अन्नम देव अभी भी चालुक्य वंशी कहलाते थे। बस्तर के हल्बी भत्री मिश्रित लोकगीतों में अन्नम देव को चालकी वंश का राजा कहा गया था, है ना। तो चालुक्य वंश का राजा किनको कहा गया? अन्नम देव को। क्यों? क्योंकि ये पुत्र थे और ये जो रुद्रम्मा देवी पुत्रविहीन थी तो उन्होंने क्या किया? गोद लिया था किनको? प्रताप रुद्र देव को। तो प्रताप रुद्र देव गद्दी पर जरूर बैठे, है ना, लेकिन बस्तर में जो हल्बी भत्री और जो मिश्र गीत होता है ना, मतलब हल्बी भाषा में भत्री भाषा में जो गीत गाए जाते हैं उनमें उनमें अन्नम देव को राजा कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रताप रुद्र देव का भी कोई पुत्र नहीं था, अतः उनके अनुज अन्नम देव उत्तराधिकारी हुए। तो अगर प्रताप रुद्र देव का पुत्र कोई होता तो क्या होते? उनका पुत्र राजगद्दी पर बैठता, लेकिन प्रताप रुद्र देव का पुत्र नहीं था तो अन्नम देव अब उत्तराधिकारी बने। काकतीय परंपरा को आगे बढ़ाने के कारण उनके राजवंश को काकतीय राजवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काकतीय राजवंश किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने काकतीय परंपरा को आगे बढ़ाया था। दंतेवाड़ा के शिलालेख में भी बस्तर राजाओं को काकतीय कहा गया। इस वंश के 22वें शासक प्रवीर चंद्र भंज देव ने स्वयं को हमेशा काकतीय कहा है ना। तो 22वें शासक कौन थे? प्रवीर चंद्र भंज देव। दंतेवाड़ा के किसमें लिखा है? दंतेवाड़ा के शिलालेख में बस्तर के राजाओं को काकतीय राजा कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। काकतीयों के आदि पुरुष प्रताप रुद्र देव दुर्गा अर्थात काकती नाम की देवी के पूजक थे, है ना। अब ये काकतीय वंश क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो प्रताप रुद्र देव जी थे जो स्टार्टिंग में हमको मिले थे, अन्नम देव के जो बड़े भाई थे, तो अन्नम देव के बड़े भाई ये किनकी पूजा किया करते थे? ये दुर्गा माता की पूजा किया करते थे, जिनको क्या कहा जाता था? काकतीय नाम से बोला जाता था। इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ गया? काकतीय वंश पड़ गया।
और आज भी तेलंगाना में एक शिलालेख है जिसमें काकती देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, ऐसा बताया गया है। इस प्रदेश का पुराना नाम क्या था? त्रिलंग था। इस प्रदेश का पुराना नाम क्या था? त्रिलंग था, जहां शिव के 3 पीठ थे, है ना। शक्ति पीठ जैसे होते हैं, है ना, वो शक्ति पीठ जो होते हैं वो माता के होते हैं, तो यहाँ शिव के 3 पीठ थे। इसलिए यह प्रदेश त्रिलंगाना और कालांतर में तेलंगाना कहलाया, और यहाँ के निवासी तेलंग कहे जाते हैं। ठीक है, तो तेलंगाना ये शब्द कहां से आया? तेलंगाना ये त्रिलंगाना से आया। त्रिलंगाना का कहां से आया? क्योंकि यहाँ शिव के 3 पीठ थे, तो 3 पीठ से बना क्या? त्रिलंगाना। त्रिलंगाना। और त्रिलंगाना से अभी हम इसको किस नाम से जानते हैं? अभी हम जानते हैं तेलंगाना से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। काकतीय राजा बनने के उपरांत भी उन्होंने 1295 से 1310 ईस्वी तक कुशलता पूर्वक शासन किया, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान के दौरान 1309 से 1310 ईस्वी में सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी विजय करते हुए वारंगल पर आक्रमण कर दिया। अब इससे हुआ क्या? प्रताप रुद्र देव इस विशाल शक्तिशाली सेना के समक्ष विवश थे, अतः उसने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर गले में एक सोने के जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास भेजा। साथ ही कोहिनूर का हीरा, हाथी, 700 हाथी, 700 घोड़े, अपार धनराशि एवं वार्षिक कर देने का वायदा करते हुए अलाउद्दीन खिलजी को की अधीनता क्या कर ली? इन्होंने स्वीकार कर ली। अब ये किनके अधीन थे? खिलजी वंश के अधीन थे। जो काकती वंश थी ये खिलजी वंश के अधीन थे। ठीक है, ये काकती वंश जो था ये खिलजी वंश के अधीन थे। 1310 में किसने? मलिक काफूर जो सेनापति थे, उन्होंने आक्रमण किया था और वारंगल को जीत लिया था, है ना, जिससे प्रताप रुद्रदेव जो थे वो उन्होंने हथियार डाल दिए थे और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार वारंगल अधिकारी इस प्रकार वारंगल दिल्ली सल्तनत का करद राज्य बन गया, है ना। मतलब करद मतलब जो कर देय राज्य है, वो करद राज्य बन गया। किंतु कालांतर में उसके बाद खिलजी वंश के पतन के बाद इन्होंने तुगलक वंश की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो खिलजी वंश के तो अधीन थे, लेकिन खिलजी के बाद तुगलक आए, तुगलक वंश के अधीन ये नहीं थे। तब गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 23 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण कर दिया और वारंगल को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया। तो ये अधीनता स्वीकार तो नहीं कर रहे थे, लेकिन किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें क्या कर दिया? फिर से आक्रमण किया और आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत में ये मिल गए। इस घटना के परिणाम स्वरूप प्रताप रुद्र देव को इधर उधर ठोकर खाते हुए विवशता में वहां से भागना पड़ा और वे भोपालपट्टनम से घाटी चढ़कर वहां के छोटे छोटे राजाओं को जीत कर विजय प्राप्त कर लिया। उसने उस स्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया? विजयपुर कर दिया, जिसको अभी क्या कहा जाता है? वर्तमान में बीजापुर कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ फिर से देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने किसको हराया? वारंगल पर आक्रमण किया और प्रताप रुद्रदेव को हरा दिया। अब प्रताप रुद्रदेव क्या हो गए? वहां से हटने के लिए विवश हो गए, तो वो भागकर कहां चले गए? भोपाल भोपालपट्टनम की घाटी चढ़कर वहां से छोटे छोटे राजाओं को उन्होंने पराजित किया और वो कहां आ गए? विजयपुर आ गए। विजयपुर आने के बाद वहां वो शासन करने लगे और विजयपुर का नाम अभी क्या है? बीजापुर। और अंततः वह वारंगल की ओर पुनः लौट गया, किंतु उस समय वारंगल दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। अतः काकतियों के लिए यह कुछ भी शेष न रहा और अंततः
प्रताप रुद्रदेव की मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु के पश्चात अन्नम देव वारंगल छोड़कर कहाँ आ गए, बीजापुर मार्ग होते हुए बारसूर पहुंचा और अंतिम नागवंशी राजा हरिश्चंद्र को परास्त कर वैशाख शुक्ल 8 सन 1324 ईस्वी में सिंहासन सिंहासनारूढ़ हुआ, है ना, मतलब सिंहासन पर बैठे और बस्तर में काकती वंश की स्थापना की। तो बस्तर में काकती वंश की स्थापना कब हुई, 8 वैशाख शुक्ल 8 सन 1324 में। वैशाख शुक्ल 8 सन 1324 में, ठीक है। ये सिंहासनारूढ़ हुए और उन्होंने काकती वंश की स्थापना की। अब देखते हैं सामान्य परिचय क्या क्या है काकती वंश में, ठीक है। तो सामान्य परिचय देखते हैं। शासनकाल, शासनकाल क्या है, 1324 से लेकर 1961 तक इनका शासन चला और बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश बना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां ये लिखा हुआ है कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कहां का, बस्तर का। और हमने देखा था छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था कलचुरी। अब ये बात आती है कि बस्तर भी तो छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, तो उस टाइम बस्तर जो था वो छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं आता था, है ना। जब ये शासन की करते थे तो उस टाइम बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आता था। छत्तीसगढ़ कलचुरी जो वंश था वो एक रतनपुर था, तो रतनपुर के 18 गढ़ और रायपुर के 18 गढ़, तो रतनपुर और रायपुर के जो गढ़ थे 18-18 गढ़, इनको मिलाकर ही छत्तीसगढ़ बोला जाता था। तो अब क्वेश्चन आपका आएगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा, तो वो था कलचुरी वंश। लेकिन बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन है, तो ये है आपका काकतीय वंश। अब देखते हैं काकतीय वंश कब से कब तक चला, कितने सालों तक चला, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हम कलचुरी वंश का देखते हैं 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी, तो 741 ईस्वी या 742 ईस्वी उन्होंने शासन किया ऐसा मानते हैं, है ना। इसमें हम इसको काउंट करके देख लेते हैं, 1961 तक चला, कब से, 1324 से लेकर, तो इसको माइनस करते हैं, 11 में 4 गया 7, फिर 5 में 2 गया 3, और 9 में 3 गया 6, तो 637, है ना। अगर इसको भी हम ले लें तो 638, तो 638 साल तक, 638 साल तक ये चले, है ना। और काकती वंश कितने साल तक चले, वो चले थे 741 वर्षों तक। तो अगर ऐसा देखा जाए कि बस्तर में सबसे सर्वाधिक, तो ये आ जाएगा आपका तो आ जाएगा आपका काकती वंश। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तो 741 वर्ष ये शासन किया था, किसने, कलचुरी वंश ने। अगर आप बस्तर को भी अभी के जो काकती वंश में शामिल करते हैं, अभी के छत्तीसगढ़ में शामिल करते हैं, तो भी कलचुरी वंश सर्वाधिक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न ये बोलता है कि अगर बस्तर बोला गया है तो बस्तर के आंसर में आपको क्या लेना है, बस्तर के आंसर में लेना है आपको काकती वंश। अगर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बोला गया है तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक चलने वाले वंश में, शासन करने वाले वंश में आपको लेना है कलचुरी, ठीक है। अब इनका शासन क्षेत्र कहां से कहां तक था, इनका शासन क्षेत्र था बस्तर, चक्रकोट और भ्रमरकोट, ठीक है। बस्तर, चक्रकोट और भ्रमरकोट। बस्तर, चक्रकोट और भ्रमरकोट में इससे पहले किसका शासन था, इससे पहले किसका शासन था, छिंदक नागवंश का शासन था, है ना। हमने देखा था बस्तर, भ्रमरकोट और चक्रकोट में छिंदक नागवंश का शासन था। अब आगे चलते हैं।
संस्थापक कौन हुए, किनको संस्थापक माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में संस्थापक थे अन्नम देव और वारंगल में संस्थापक थे गणपति। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक कौन? अन्नम देव। लेकिन वारंगल में काकतीय वंश के संस्थापक ये थे आपके गणपति। अंतिम शासक हुए प्रवीर चंद्र भंजदेव। अंतिम शासक कौन हुए? प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव, ठीक है। प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन राजधानी थी काकतीपुर, ठीक है। अब इसमें राजधानी कौन कौन से राजधानी हुए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हुआ मंदोता या मधुपुरी। तो अन्नम देव जी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि काकतीय वंश का काकतीय वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो क्योंकि अन्नम देव जी यहाँ आए थे और अन्नम देव जी ने यहाँ काकतीय वंश की स्थापना की, तो हम ये बोल सकते हैं मंदोता या मधुपुरी काकतीय वंश की प्रथम राजधानी थी। फिर अगला राजधानी बना चक्रकोट, जिसे किसने बनाया? पुरुषोत्तम देव जी ने चक्रकोट को अपनी राजधानी बनाया। फिर बस्तर को अपनी राजधानी किसने बनाया? दिक्पाल देव जी ने बनाया। और जगदलपुर को दलपत देव जी ने बनाया। तो दलपत देव के नाम पर दलपत सागर करके एक बहुत बड़ा झील है, कहा? जगदलपुर में। कुल देवी, तो कुल देवी ये किनको मानते थे? दंतेश्वरी देवी को कुल देवी मानते थे। विशेष क्या था इसमें? बस्तर के लोक गीतों में इस वंश को चालकी वंश या चालुक्य वंश के नाम से संबोधित किया गया था। अच्छा, बस्तर के लोक गीतों में इसे चालकी और चालुक्य वंश के नाम से संबोधित किया गया था, लेकिन काकतीय वंश के नाम से क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो प्रताप देव जी थे, है ना, प्रताप देव जी वो किनको मानते थे? वो देवी की पूजा करते थे। तो देवी कौन थी? देवी थी काकतीय देवी, काकतीय देवी। तो इन्हीं काकतीय देवी के नाम से इन्हें काकतीय वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये काकतीय वंश के शासक हुए। अब हम पढ़ेंगे काकतीय वंश के शासकों के बारे में कि कौन कौन से शासक काकतीय वंश में आए छत्तीसगढ़ में और उन्होंने कब कब राज्य किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काकतीय वंश के शासक आए अन्नम देव, जो 1324 से 1369 ईस्वी तक रहे। अन्नम देव कब से कब तक रहे? 1324 से लेकर 1369 ईस्वी तक। इसके बाद आए हमीर देव, 1369 से 1410 ईस्वी तक ये रहे। फिर आए भैरम देव, 1410 से 1468 ईस्वी तक, मतलब 58 साल ये रहे, मतलब ये काफी लंबे समय तक थे भैरम देव। फिर पुरुषोत्तम देव आए 1468 से लेकर 1534 तक, ये भी काफी लंबे समय तक रहे। ये जैसे इसमें ऐड कर सकते हैं हम 34 प्लस 68, मतलब आपका हो गया ये 32, मतलब ये रहे आपके 66 साल तक रहे पुरुषोत्तम देव। फिर जयसिंह देव रहे 1534 से लेकर 1558 ईस्वी तक। इसके बाद रहे नरसिंह देव 1558 से लेकर 1602 ईस्वी तक। फिर रहे आपके प्रताप राजदेव, ये 1602 से लेकर 1625 ईस्वी तक। फिर जगदीश राजदेव 1625 से लेकर 1639 ईस्वी। फिर रहे वीर नारायण देव 1639 से लेकर 1654 ईस्वी। फिर रहे वीर सिंह देव 1654 से लेकर 1680 ईस्वी। फिर रहे दिक्पाल देव 1680 से 1709 ईस्वी। उसके बाद रहे राजपाल देव 1709 से 1721 ईस्वी। फिर आए 13वें नंबर पर चंदेल मामा 1721 से लेकर 1731 तक। फिर राजपाल देव, इनके पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए। कौन कौन पुत्र हुए? तो राजपाल देव के पुत्र हुए आपके दलपत देव, प्रताप सिंह
और दक्षिण सिंह। तो दलपत देव के फिर से पुत्र हुए कौन कौन से? अजमेर देव, दरिया देव, उमराव सिंह और गजराज सिंह। फिर दरिया देव के पुत्र कौन आए? महिपाल देव। महिपाल देव के पुत्र कौन? भूपाल देव और दलगंजन सिंह। इसके बाद भूपाल देव के पुत्र कौन? भैरम देव। और दलगंजन सिंह के पुत्र कौन? लाल कलिंद्र सिंह। फिर भैरम देव के पुत्र रुद्र प्रताप देव। फिर रुद्र प्रताप देव के पुत्र प्रफुल्ल कुमारी। फिर प्रफुल्ल कुमारी के पुत्र प्रवीण चंद्र भंजदेव। अच्छा, ये प्रफुल्ल कुमारी पुत्र है कि पुत्री, ये एक बार देख लेंगे हम। ठीक है, तो अंतिम शासक हुए, अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव, ये हुए अंतिम शासक। अभी वर्तमान में कौन है? कमल चंद्र भंजदेव 1997 से अभी वर्तमान तक। प्रवीण चंद्र भंजदेव के बाद कौन थे? तो विजय चंद्र भंजदेव 1966 से लेकर 1969 तक। भरत चंद्र भंजदेव थे 1969 से 1997 तक। अभी कौन है? कमल चंद्र भंजदेव 1997 से लेकर अभी वर्तमान तक। तो ये राजा वाली प्रथा तो अभी चली आ रही है, मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि राजा तो है ये अभी वर्तमान में, माना जाता है कि ये राजा है, लेकिन इनका कोई शासन नहीं है, क्योंकि अभी भारत सरकार यही शासन कर रही है, तो इनका शासन मतलब है नहीं, लेकिन राजा है माना जाता है। ठीक है, तो अभी कौन है? कमल चंद्र भंजदेव। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए। बस्तर में काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो सही क्रम आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? जब आपको ये सारे जो राजा हैं इनके बारे में आपको पता होगा, तो सही क्रम आप निर्धारित कर सकते हैं। तो सही क्रम में क्या हो सकता है? इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ अन्नम देव, तो अन्नम देव आएंगे। ठीक है, अन्नम देव के बाद होंगे पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव के बाद होंगे नरसिंह देव और उसके बाद होंगे दलपत देव। तो एक एक 3 2 4, तो एक 3 2 4 जिसमें होंगे 1 3 4 2, 1 3 2 4, तो ये है आपका आंसर बी, ऑप्शन बी। ये देखिए 1 3 2 4। फिर बस्तर के काकतीय राजवंश के शासनकाल का सही क्रम, तो भैरम देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव एंड प्रताप देव। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। उसी तरीके से कलचुरी वंश के भी हैं, तो कलचुरी वंश और बस्तर के जो ये वंश है, इनके जो राजा महाराजा हैं, इनके काल को हम अगर अच्छे से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे बोले तो कम से कम एक क्वेश्चन तो इससे आने की संभावना है।